करते हुए रशिया का साथ दिया था और जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि इंडिया की जिसके साथ दोस्ती होती है वो फिर उसको निभाता है आखिरी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स एक्शन वीडियो में। सो गाइस, रशिया और यूक्रेन का वार जब से शुरू हुआ है तब से यूरोपियन यूनियन के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने रशिया के साथ अपने सारे ट्रेड बंद कर दिए हैं और रशिया के ऑयल परचेज पे भी रोक लगा दिया है, तब से उनको ऑयल महंगे दाम में अलग अलग देशों से लेना पड़ रहा है। जबकि इस बार इंडिया को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि रशिया तो इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल दे देता है और वह क्रूड ऑयल इंडिया में रिफाइन होकर वापस यूरोप में ही बेचा जा रहा है और पहले से ज्यादा दाम पर। ये बातें तो आपको पता ही होंगी, पर कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन ने इस पर आपत्ति जताते हुए इंडिया से क्रूड ऑयल न लेने का यूरोपियन देशों को सुझाव दिया था। और कई सारे इंडिया के बारे में स्टीरियोटाइप बातें आजकल यूरो के न्यूज में चल रही हैं। और आज की वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि इंडिया जो रशिया से ऑयल लेकर वापस यूरो को बेच रहा है वो सही है कि नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऑल ओरिजिनल वीडियोस की चैनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। भारत रशिया को सीक्रेटली फंड कर रहा है। भारत की वजह से रशिया यूक्रेन पर अटैक कंटिन्यू कर रहा है, मानो भारत ही रशिया को मिसाइल्स, बंदूकें और सारे वेपन सप्लाई कर रहा है। भारत को अलग अलग नाम देना वेस्ट को काफी अच्छा लगता है। स्नेक चार्मर्स, काउ पिस ड्रिंकर्स, कैटल क्लास, ऐसे नाम देने के बाद अब हमें एक नया नाम मिला है एंड दैट इज लॉन्ड्रोमैट। एलिगेशंस ये है कि भारत रशिया का काला पैसा वाइट कर रहा है, क्योंकि अब भारत यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है और हमने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोप के सारे रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि भारत रशिया और यूक्रेन के वॉर का फायदा ले रहा है, जो सरासर झूठ है। क्या भारत रशिया की मदद कर रहा है? हमारे पास ऑयल ना होते हुए भी कैसे हम यूरोप को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं? और इन सारी बातों का सच सब तक पहुंचना जरूरी क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम इम्पोर्टेंट इश्यूज पर एक आसान भाषा में एक इंडियन पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत के ऊपर अटैक्स। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक सही पॉइंट रेज किया कि यूक्रेन पर अटैक करने के बाद वेस्टर्न देशों ने रशिया से डायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली रशिया से ही ऑयल ले रहे हैं। हो रहा है ये कि कुछ देश रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें अपने देश में रिफाइन करते हैं और फिर यूरोप और दूसरे वेस्टर्न देशों को बेचते हैं। वेस्टर्न देश कहते हैं कि जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वैसे ही इस वॉर मनी को लीगल और एथिकल दिखाया जा रहा है। ये रिपोर्ट कहता है कि यूरोपियन यूनियन भारत से हर दिन 3,60,000 बैरल्स ऑफ रिफाइंड फ्यूल परचेज करता है। और भारत ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाता कहाँ से है? हमारे पास खुद का ऑयल तो है नहीं। असल में भारत के थ्रू यूरोपियन देश रशियन ऑयल ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसमें गलती किसकी? भारत की, जिसने शुरुआत से ही नॉन अलाइनमेंट को अपनाया है, या इन यूरोपियन देशों की जो दिखावे के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और बैकडोर से रशियन ऑयल खरीदते हैं? सही सवाल पूछने से वेस्टर्न हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है, इसीलिए उनकी मीडिया ब्लेम शिफ्ट करती है एक कन्वीनियंट टारगेट की ओर, भारत की ओर। और जैसे ही कोई वेस्टर्न रिपोर्ट आता है तो कई सारे जर्नलिस्ट अपने एजेंडा आगे करते हैं। सिलेक्टिव डेटा की हेल्प से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत ही दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इस पूरी बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या गलती सिर्फ भारत की है या इसमें और भी देश शामिल है? एंड एज यूजुअल बातें इमोशन से नहीं, डेटा से करते हैं। चैप्टर 2, ऑयल का चक्कर। भारत एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर है। रिफाइनरीज एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी यहाँ बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, पैसे लगते हैं। ये रिफाइनरी स्टेट ओन्ड यानी सरकारी हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, या सिर्फ सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स इनमें पार्टनरशिप यानी एक जॉइंट वेंचर हो सकती है। भारत के पास खुद का ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भारत के एक्सपोर्ट्स का 12.9% हिस्सा है। लेकिन क्या ये नंबर रशिया के वॉर के वजह से बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। क्या हम वॉर का इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं? The answer is no. 2021 में टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखे तो भारत 3rd नंबर पर आता है। होता यह है कि हम जिन देशों में नेचुरली ऑयल है उनसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल बनाते हैं।
और फिर उसे यूज करते हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्सेस बच जाता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत के लिए वाइटल फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। जहां पूरी दुनिया की कई सारी इकोनॉमीज फेल हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कैपेसिटी भारत में लोकली यूज नहीं होती, सिर्फ उस कैपेसिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम भारत का ट्रेड डेटा देखें तो हमने 2021-2022 में यूरोप को 84,397 करोड़ वर्थ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे, और 2022-23 में ये नंबर बढ़कर 1,39,804 करोड़ हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जंप है, लेकिन ये जंप इन वैल्यू है, नॉट इन क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो 2021-22 में 98,224 मिलियन बैरल्स थे जब वॉर शुरू नहीं हुआ था, एंड 2022-23 में 1,38 मिलियन बैरल्स थे, मतलब अ ग्रोथ रेट ऑफ 1.8%। मतलब हम वॉर से पहले और वॉर के बाद सिर्फ 1.8% ज्यादा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दैट्स इट। अब बहुत सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके ये दिखाया जाता है कि मानो भारत ही यूक्रेन पर गोलियां चला रहा है। जब से रशिया यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन की एक ही मांग है, दैट द वर्ल्ड शुड स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। अब जो देश रशियन क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, वो तुरंत स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने में उनका खुद का नुकसान है। इसलिए G7 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि कंप्लीट स्विच ऑफ नहीं तो हम कुछ और डिसाइड करते हैं। हम एक प्राइस कैप लगाते हैं, मतलब हम एक अमाउंट डिसाइड करेंगे, और अगर रशिया इस अमाउंट के ऊपर क्रूड ऑयल बेचने लगा तो हम उन्हें मरीन इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम उन्हें हमारे शिप्स भी नहीं देंगे। बेसिकली एक प्राइस के ऊपर ट्रेड करना इम्प्रैक्टिकल कर देंगे। ये प्राइस था $60 पर बैरल। रशिया पर सीधा अटैक करने से अच्छा है उनकी इकोनॉमी पर अटैक करें, उन्हें फंड करना बंद करें। लेकिन ये फटाक से होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया का 12% ऑयल रशिया से आता है और कई यूरोपियन देश रशियन ऑयल पर निर्भर है। तो कंप्लीटली नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही वो रशिया को फंड करना कम कर रहे हैं। इस प्राइस कैप की वजह से रशिया को 23% नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि रशिया को हर दिन $170 मिलियन का नुकसान हो रहा है, लेकिन यूक्रेन कहता है ये काफी नहीं। अमेरिका और यूक्रेन के लीडर्स कहते हैं कि प्राइस कैप $60 नहीं, $25 to $35 होना चाहिए, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव नॉट अग्रीड टू दिस। करंट प्राइस कैप यानी $60 पर बैरल का भारत पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हम रशियन उराल्स ग्रेड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, और उराल्स ग्रेड क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के नीचे ही बिक रहा था। हाल ही में उसका प्राइस $60 के ऊपर गया, लेकिन नाउ इट्स बैक टू ट्रेडिंग बिलो $60। कंक्लूजन यही है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज काफी समय से और काफी केयरफुली हमारी इकोनॉमी को संभालकर दुनिया की नीड्स को फुलफिल कर रही हैं। EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. Well, I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. चैप्टर 3 रशिया की आइडिया। भारत तो है डिप्लोमेटिक, लेकिन रशिया एक्चुअल में एक वॉर लड़ रहा है। उनका इंटरेस्ट किसी भी रूल को फॉलो करने में है ही नहीं। इनफैक्ट उनका तो काम ही ये है कि रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से बचकर निकले, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गतिक नाम की एक कंपनी है जो मुंबई में खोली गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ये क्लेम करता है कि पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 61 पुराने टैंकर्स खरीदे और फिर उन्हें रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के काम में लगा दिया। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कंपनी को रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट ने शुरू किया और टैंकर परचेज फंड की। इस कंपनी की वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। रजिस्ट्रार और कंपनीज में इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका मुंबई के नेपच्यून मॉल में एक छोटा सा ऑफिस है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि ये ऑफिस हमेशा लॉक्ड रहता है। ये सारी बातें काफी सस्पिशियस हैं। इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए उन्होंने वेस्टर्न इंश्योरर से इंश्योरेंस भी नहीं खरीदा। जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, तब जो प्राइस आप देते हो वो 2 टाइप की हो सकती है, FOB या फ्री ऑन बोर्ड, या CIF दैट्स कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। FOB मतलब सेलर आपको सिर्फ शिप तक डिलीवरी देगा, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस वो आपको भरना है ऑन टॉप ऑफ द कॉस्ट प्राइस। CIF मतलब सेलर आपको आपके देश तक प्रोडक्ट्स लाके देगा। और भारत के ऑफिशियल्स कहते हैं कि वॉर के बाद रशिया अपने क्रूड ऑयल को CIF बेसिस पर भारत में डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है। दैट मींस दे चूज द टैंकर, दे चूज द इंश्योरेंस। हम यही चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज ये कंपनी भारत में है, वेस्टर्न देश ये कंक्लूजन ना निकाले कि भारत सरकार
रशिया की मदद कर रही, इंफॉर्मेशन छुपा रही है और रशिया को चुपचाप सपोर्ट कर रही है, नहीं तो हम पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने के चांसेस। चैप्टर 4 भारत का पर्सपेक्टिव। वॉर को सपोर्ट करना कंप्लीटली गलत, लेकिन एक देश है जो ओपनली वॉर को सपोर्ट भी करता है और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोई भी हिम्मत नहीं दिखाता, और वो है चाइना। चाइना आज रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सीआरए की रिपोर्ट पर पहले पेज पर यह कहा गया है कि EU और G7 देशों ने कई देशों से रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट्स की। इन देशों में चाइना, इंडिया, टर्की, UAE, सिंगापुर शामिल। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर का डेटा क्या कहता है। इस चार्ट में आपको वेस्टर्न हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है। भारत एनीवे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। ये भारत का टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रहा है कई सालों के लिए। इस चार्ट में भी देखें तो सबसे ज्यादा जंप चाइना ने रिकॉर्ड किया है। चाइना के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। जो यूरोपियन कंट्री है ना वो रिएक्शन दे रहे थे, तो वो एक मतलब की चीज जो फॉलो करते हैं ना कि वो एक उन्होंने मेंशन ही बस इंडिया को किया हुआ था। हाँ। लेकिन जब से डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको भाई एक जवाब दिया ना उधर बैठकर उनके मतलब के एक मीडिया पर और उनके लोगों के सामने, तब जाकर मामला कुछ ठंडा हुआ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मतलब के पूरे वर्ल्ड को उसमें घुसेड़ते हैं कि ये भी चीज इनके साथ भी होनी चाहिए, ये भी इस चीज में मतलब के कुछ ना कुछ सफर करें। लेकिन आपकी जो इंटरनल पावर एक होती है मतलब कि प्रॉब्लम सब पर डाल देते हैं, लेकिन जब दूसरी जगह न दे ऊपर उठने के लिए। लेकिन अगर देखिए भारत या 10वें 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आया है, तो ये उसका खुद का स्टैंड है, अपने दम पर आया बगैर किसी की मदद लिए। तो अब उनको पता है कि अगर ये 11वें से 5वें पे आ गए तो उसको 5वें से नंबर 1 पे जाने में टाइम नहीं लगेगा। एंड दैट्स व्हाई भारत के लिए तो हमेशा ही इस तरह होता है, जो चीज दूसरे लोगों के लिए ठीक होती है लेकिन अगर वो भारत करेगा तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, उसके ऊपर बात, उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इस तरह हालात होते हैं तो इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इनको टैकल करना चाहते हैं। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, जब वो यूरोपियन मीडिया में जाते हैं तो बड़े तल्ख किस्म के बड़े भारी सवाल उनसे पूछते हैं, लेकिन सडनली ऐसे वो आज देते हैं क्योंकि So guys, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का अगर आप मिक्स सेक्शन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो का मिक्स सेक्शन जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी मिक्स सेक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।